बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड क्लास 11th हिंदी के लिए होने वाला है। दो बुक्स हैं आपकी, एक है अंतरा और एक है आपकी अंतराल। तो दोनों बुक्स के ही अकॉर्डिंग जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, उसी से संबंधित जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। बात करें आपके चैप्टर्स की, तो देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर 4 आपका गोंगे है रांगे राघव का। चैप्टर 5 है आपका ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा का। चैप्टर 6 है आपका खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन वर्मा जी की कविता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की दो कविताएं हैं, जाग तुझको दूध जाना, सब आंखों के आंसू उजले। और उसके बाद है काव्यखंड में बात करें घर में वापसी धूमिल जी का। सेकंड बुक है आपकी अंतराल, जिसमें दो चैप्टर आएंगे, हुसैन की कहानी अपनी जवानी मकबूल विदा हुसैन, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर थर्ड है विष्णु प्रभाकर का आवाज मसीहा दिशहारा। तो इन सभी के आधार पे 1 घंटे के इस महा एपिसोड में आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज के इस महा एपिसोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीरीज की। सीरीज में सबसे पहले आपकी जो किताब है अंतरा, इसको देखेंगे इसके गद्य खंड के बारे में। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गूंगे, और इसके लेखक है रांगे राघव जी। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे है, बिल्कुल है। जबकि कहानी में एक ही पात्र गूंगा है, बिल्कुल है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो देखो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको सिंपल सा ये लिखना है कि लेखक के अनुसार समाज में जो अन्याय है उसके प्रति लोग गूंगे हैं, उपेक्षित रहते हैं। समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है, तो इसी को गूंगापन कहते हैं, बहरापन कहते हैं। कैसे? देखो कई बार क्या होता है कि समाज में जो विकलांग लोग होते हैं, उनके साथ में विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे होते हैं, तो लोग जो है बिल्कुल उसे चुपचाप देखते रहते हैं। वे मानते तो हैं कि हाँ मेरी जो मतलब उसके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसको हम और अच्छा बना सकते हैं, तो वो स्वयं उसका शोषण करने लगते हैं। तो इसीलिए वे संवेदनाओं के परे हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको उसके सामने कुछ ना बोलकर सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर उसको देखते रहना ही लेखक ने समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है। वहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कहानी का शीर्षक गूंगे है, पूर्णता मतलब कहानी का शीर्षक गूंगे है कैसे? तो देखो गूंगे कहानी में एक गूंगा किशोर के माध्यम से जो शोषित पीड़ित मानव है, उसकी अवस्था का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ ऐसे विकलांगों के प्रति जो व्याप्त संवेदनहीनता है, उसको भी रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, प्रक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन सभी को गूंगे के समान बताया गया है। ठीक है, तो कहानी का शीर्षक गूंगे है, इसके माध्यम से लेखक ने किस प्रवृत्ति की लोगों की ओर संकेत किया है, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गूंगा जो है वो अपने स्वाभिमान होने का परिचय किस प्रकार से देता है? तो कई प्रकार से देता है। जैसे गूंगा जो है वो अपने सीने पर हाथ रख के कहता है कि उसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है और उसने कभी भी भीख नहीं मांगी है। तो सीने पे हाथ रख के क्या कहता है? मैंने कभी भी भीख नहीं मांगी। अपनी भुजाओं को दिखाता है, भुजाओं को दिखा के क्या कहता है कि मैंने हमेशा मेहनत करके खाया। और पीठ बजा के कहता है कि मैंने जो भी कमाया सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए कमाया। सिंपल सा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। कौन कौन से? सीने का हाथ, भुजाओं को दिखाना और पेट को बजाकर बताना। थर्ड क्वेश्चन है, गूंगे में ममता है, बिल्कुल है। अनुभूति है, बिल्कुल है। मनुष्यता है, बिल्कुल है। देखो कैसे? तो गूंगे में ममता है कैसे पता चलता है? कि वह चमेली से प्यार करता है। जब उस पर गुस्सा होता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता है, यानी कि जो चमेली है उससे गूंगा प्रेम करता है, यानी कि माँ की तरह प्रेम करता है। और कभी कभी उससे गुस्सा भी आ जाता है चमेली के प्रति, लेकिन फिर भी वो उससे प्रतिकार नहीं करता है, उससे कुछ गलत शब्द नहीं कहता है। तो ये उसके अंदर ममता का भाव है। अनुभूति का भाव क्या है? कि वह सब जानता है, वह समझता है, वह कुछ सुन तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मनुष्य जो है वो क्या कहना चाहता है, उसकी व्यावहारिक चेष्टाओं को, उसके मन के भावों को पढ़ सकता है। मनुष्यता है। मनुष्यता कैसे समझेंगे? कि चमेली का जो पुत्र वसंता है, जब उसे गलती करता है तो गूंगों से मारने जाता है, लेकिन मनुष्यता की वजह से वो उसे नहीं मारता है और अपना हाथ रोक लेता है। तो हम कह सकते हैं कि गूंगे में जो अनुभूति है, मनुष्यता और ममता, तीनों ही उसमें व्याप्त है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, गूंगा जो है वो दया या फिर सहानुभूति का नहीं बल्कि अधिकार चाहता है, कैसे? तो देखो उसने कई संकेत के माध्यम से बताया। जैसे अधिकार जो है वो अपनत्व से उपजता है। चमेली जो है वो उसे दया करके अपने घर ले आई थी कि मैं इसको ले चलती हूँ,
लेकिन गूंगा जो था वो उसे अपनापन समझने की भूल कर बैठा था। वह चमेली से अधिकार चाहता था जैसे अधिकार बसंता के पास थे। ठीक है। जब चमेली का पुत्र बसंता अगर कोई गलती करता तो वो उसे नहीं डांटती थी और हमेशा अपने बेटे का साथ देती थी। इसकी वजह से गूंगे का जो अधिकार की भावना थी वो आहत थी। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में साफ स्पष्ट दिखाई देता था। वह केवल अधिकार चाहता था। गूंगा कहता है, मतलब गूंगे अपने माध्यम से कहना चाहता है कि अधिकार ही जो है उसे प्रेम दिलवाएगा, उसे समाज में मान सम्मान दिलाएगा, उसके अंदर समानता का भाव पैदा करेगा। तो इसी तरीके से गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अपितु अधिकार चाहता था। सिंपल। फोर्थ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, मनुष्य की करुणा भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि मनुष्य की जो करुणा है वो उसके अंदर में जो गूंगापन है उसकी प्रतिछाया। कैसे? लेखक कहता है कि जब भी समाज में विकलांगों के प्रति अन्याय होता देखते हैं लोग, तो उनमें एक करुणा की भावना तो जगती है, लेकिन वो कई कारणों से उसे व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कई बार जो है वो इन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। उनके जो सुख हैं उनको उन्हें खोने का भय होता है। स्वयं किसी विपत्ति में ना फंस जाए। तो इन्हीं सभी की वजह से उनके अंदर जो विकलांग लोग होते हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उससे रोकने के जो उपाय होते हैं वो सोचते जरूर हैं, लेकिन इन सभी डर की वजह से वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है। तो उसकी जो करुणा है, करुणा भावना है, वो मौन रूप धारण कर लेती है और वो जो है वो साहस नहीं कर पाता है। इसीलिए जो मतलब इस चैप्टर में चमेली के पति के बारे में यहाँ पे कहा गया था। ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए और क्यों? तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे मन में जो है वो सहानुभूति आई और सम्मान का भाव आया। क्यों आया? कि मेरे अनुसार सहानुभूति का पात्र नहीं है। कौन? जो गूंगा है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है, वो सिर्फ क्या है, सम्मान का पात्र है। उसे भी आम लोगों की तरह सभी अधिकार पाने का हक है। यदि गूंगे को सही अधिकार, सही दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो वह भी हमारी तरह जिंदगी जी सकेगा। गूंगे में जीवन जीवन जीने के लिए जो दशाएं हैं, जो उसके अंदर की भावनाएं हैं वो उसमें व्याप्त है। गूंगा जो है, गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं है, बल्कि उस समाज से है जो समानता का अधिकार लोगों को नहीं देते हैं और उसे जो है वो एक सहानुभूति का पात्र बना देते हैं। तो ये है आपके जो चैप्टर 4 था गूंगे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आई होप गूंगे कहानी के संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाए अगले चैप्टर की तरफ। तो चलिए अगला देखते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर हमारा 5। ठीक है। किताब है अंतरा गद्य खंड। चैप्टर 5 है आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के लेखक हैं सुधा अरोड़ा। तो इन्होंने इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अब हम उसे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो देखो, जब सावित्री बाई का विवाह हुआ था, विवाह के पश्चात परिवर्तन आए थे, तो विवाह के बाद उनके जो पति थे उन्होंने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया, क्योंकि सावित्री बाई जो थी उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। इसके लिए उन्होंने अपने पति जो ज्योतिबा फुले थे उन्हें मराठी और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने शिक्षा दी थी। और सावित्री बाई अपने साथ कई सारी पुस्तक भी लाती थी, उसे भी पढ़ना शुरू कर दिया। सावित्री बाई ने मिलकर अपने पति के साथ एक कन्या विद्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने विद्यालय खोलने के कारण सावित्री बाई, मतलब जब सावित्री बाई फुले ने जो मतलब सावित्री बाई और जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने मिलकर जब विद्यालय खोला तो उनके सास ससुर ने, उनके माता पिता ने उनसे घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों ने विद्यालय खोले, साथ ही साथ शुद्ध जाति के जो लोग थे उनके लिए निडर होकर कार्य करना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने स्त्री शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, ऐसे कई आंदोलन चलाए एवं जो छोटे स्तर पर फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और ये बड़े बड़े कार्य करते चले गए। तो सावित्री बाई के जीवन में उनके विवाह के पश्चात ही ये जो परिवर्तन थे वो देखने को मिले थे। सेकंड क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? तो देखो, ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज में जो ब्राह्मणवादी समाज है, उस ब्राह्मणवादी समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादिता सोच है उस पर, और जो लोग श्रेष्ठ जाति अपने को समझते हैं और लोगों को निम्न जाति का समझते हैं, ऐसे जो मानसिकता है ब्राह्मणवादी, सर्वश्रेष्ठ जातिवादी, इस तरह की मानसिकता पर प्रहार किया है। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर ऐसी सोच विकसित कर दी है ताकि वो समाज में जो क्षुद्र महिलाएं हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकें, उन्हें गुलाम बना सकें और उनका शोषण कर सकें। तो ज्योतिबा फुले ने यह सब स्वीकार नहीं किया और इसका जमकर विरोध किया। ठीक, सेकंड कंप्लीट। थर्ड देखिए कि ज्योतिबा फुले का जो नाम था वो समाज सुधारक जो होते हैं
उसकी सूची में क्यों नहीं लिया जाता? तो देखो, सबसे पहले क्यों नहीं लिया जाता? सबसे पहला तो ये कि जो सूची बनाने वाले लोग होंगे, वो उच्च समाज के होंगे, बड़े लोग होंगे, साथ ही साथ ब्राह्मणवादी मानसिकता के होंगे, ठीक है? एवं ये लोग नहीं चाहते होंगे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार है, जो मानवतावादी विचार हैं, ये आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि अगर आम जनता तक इनके विचार पहुंचे और ये उनसे प्रभावित हो गई, तो इन ब्राह्मणों का निम्न वर्ग से जो वर्चस्व है वो उठ जाएगा। ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति जो ये कहती है कि शिक्षा पर किसी का भी अधिकार नहीं, ये दलित वर्ग को भी मिलेगी, शोषित व निम्न वर्ग जो है इसे भी पढ़ने का अधिकार होता है। और ये सारी बातें अगर लोगों को पता चलेंगी, तो वो हमारा विद्रोह कर देंगे और हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ज्योतिबा फुले जो थी, सावित्रीबाई फुले जो थी, ये स्वतंत्रता, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री समानता, शिक्षा के अधिकार, इसकी बात करते थे। यदि शिक्षा के द्वारा समाज में ये परिवर्तन हो जाते, तो उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच इसके वर्चस्व पर प्रहार होता। अर्थात यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी, और अगर ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाती, तो शायद ब्राह्मणवादी जो लोग थे उनका वर्चस्व यहाँ पे खत्म हो जाता। इसीलिए उनका जो नाम था वो समाज सुधारकों की सूची में नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मिलकर 1 और 11 हो गए कैसे? तो देखो, ज्योतिबा, एक सेकेंड, हाँ, ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा जो थी इसके मिशन को पूरा किया। जैसे कि वे मिलकर किसानों को और अछूतों की जो झुग्गी झोपड़ियां होती थी वहां पर जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिए लोगों से आग्रह करते थे, और इन्होंने स्कूल भी खोले थे। लोग जो कई सारे लोग जो थे उनकी इस कार्य में बाधाएं भी डालते थे, उन पर लांछन भी लगाते थे, लेकिन वे कई सालों तक अपने काम को इसी तरीके से करते रहे थे, और फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसकी वजह से उनकी ये जो राह थी वो काफ़ी आसान हो गई, और उन्होंने, मतलब उन्हें जो थी अपने इस मिशन में सफलता भी मिली। तो इसीलिए कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले और जो ज्योतिबा फुले थी, इन दोनों के मिलाकर जो एक तरीके से प्रयास थे वो 1 और 1 11 हो गए, ठीक है? वो तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए फिफ्थ, ज्योतिबा फुले पाठ के आधार पर निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, ज्योतिबा फुले ये कहती हैं कि जब से क्षुद्र जाति वाले जो लोग थे उन्हें शिक्षा मिली है, उन्होंने इस महत्व को समझा है, शिक्षा को ग्रहण किया है, तब से ब्राह्मणवादी समाज जो था उसका अंत हो गया है। वेदों के नाम इन्होंने समाज के अन्य जो लोग थे उनको दबा कर रखा था, यानी कि वेदों के नाम पर जो लोग थे निचली जाति के, उनको दबा के रखा था। ब्राह्मणवादी जो लोग थे वो अपने इन्हें अधीन मानते थे, लेकिन आज ये स्थिति बदल गई है। अब वेदों का बिल्कुल भी महत्व नहीं है, शूद्रों के पास भी ज्ञान आ चुका है, वे जागरूक हो गए हैं, जिसके कारण ब्राह्मणवाद जो है वो लज्जित हो चुका है, और शिक्षा अब सभी के लिए हो चुकी है और सभी इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसमें लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मणवादी समाज ने शूद्रों के साथ में, स्त्रियों के साथ में शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी भी सिर उठाने नहीं दिया है, कभी भी उन्हें कभी भी उन्हें उत्तराधिकारी शिक्षा पढ़ने का अधिकार, ऐसे अधिकार नहीं दिए। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। अर्थात शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज है उसका विरोध करना चाहिए, एवं तभी वो अपने अधिकारों को पा सकेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, कौन कौन से 2 लाइन से उनको आपको इस तरीके से वर्णन करना था। अब देखो, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला, स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो नियम है वो बिल्कुल भी समान होने चाहिए। स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों को भी अधिकार मिले, स्त्रियों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्त्रियां जो है उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाए, स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी करने दी जानी चाहिए, ताकि वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। विधि में जो विवाह विधि होती है स्त्री और पुरुष की, उसमें वे मंत्र होने चाहिए जो एक समान हो, और इससे पहले क्या होता था, पुरुष प्रधान जो मंत्र थे उन्हें खत्म किया जाए, ठीक है, ताकि जो मंत्र है वो नॉर्मल होंगे। तो मंत्र ही देखो, जब शादी वगैरह होती है तो एक तरीके से कहते हैं जो मंत्र होते हैं वो दोनों के लिए, जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पति पत्नी के लिए। तो मंत्र जब दोनों के समान होंगे तो दोनों के लिए अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लास्ट है इस चैप्टर का, कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो हम जो परिवर्तन करना चाहेंगे वो इस तरीके से हैं कि ज्योतिबा फुले ने जीवन भर
निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया था। इस कार्य में उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थे, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया था। तो देखो, मैं उनके जीवन से प्रेरित होकर क्या करूँगा, जो समाज में स्त्रियाँ हैं उनकी जो दशा है उसको सुधार करने के लिए काम करना चाहूँगा। जैसे कि वर्तमान में कई सारे अभी इलाके हैं जहाँ पे स्त्रियों की दशा जो ऐसी है जिससे वो काफ़ी दयनीय है। तो हम शिक्षा के और वहाँ पे मतलब उनकी दशा जो काफ़ी दयनीय है, कमतर समझा जाता है, वहाँ पे अधिकार नहीं है शिक्षा का, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे शिक्षा दिलवाना चाहेंगे। उन्हें स्त्री शिक्षा के प्रतिशत जो है उसे बढ़ाना चाहूँगा। उन स्त्रियों को अधिकार दिलाना चाहूँगा और समाज में उनकी क्या स्थिति है, उसे भी उन्हें बताना चाहूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 5 था ज्योतिबा फुले का, ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योतिबा फुले चैप्टर से जितने भी आपको अभी तक समझाए गए हैं, वो ईज़िली तरीके से आपको सभी के सभी यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है? समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है खाना बदोश। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा, खाना बदोश। लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि खाना बदोश कहानी जो है इसकी मूल संवेदना या फिर कहिए कि भाव जो है उस पर प्रकाश डाले। तो मूल संवेदना क्या है इसकी, मजदूर वर्ग का शोषण। तो कहानी में जो मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग है उसके शोषण के बारे में, उनकी यातना को चित्रित किया गया। मजदूर जो है वो यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे और समृद्ध जो ताकतवर ठेकेदार हैं, जो लोग हैं, वो उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में जातिवादी मानसिकता व्याप्त है। समाज को बांटने में ये अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग क्या करता है, इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में उपयोग करता है। यानी कि समाज में जाति के आधार पर अगर आपको समाज को बांटना है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप उसे आसानी से बांट सकते हैं और शोषक वर्ग इसका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। यह तो रोजी रोटी की समस्या में ही उलझकर रह जाता है। इस कहानी में जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो कि रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्कर में फंस जाते हैं और आजीवन खानाबदोश जीवन जीने में विवश हो जाते हैं। यानी कि किसी भी तरह से जो लोग गरीब हैं, अपने गांव छोड़कर काम करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर जो भट्टे के मालिक होते हैं, मजदूरों को क्या करते हैं, या फिर जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, समृद्ध मालिक होते हैं, वो मजदूरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं आते, उनको अच्छी से जीने नहीं देते हैं। सिंपल सा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है, खानाबदोश पार्ट में जसदेव की पिटाई के बाद समूचा दिन कैसा बीता था मजदूरों का। तो देखो, जसदेव की जब पिटाई हुई तो पूरा दिन डर और भय यानी कि दहशत में बीता था। इस घटना के बाद सभी के सभी मजदूर जो थे वो काफी डर गए थे। सभी डर में जी रहे थे कि ना जाने कब सुखबीर सिंह फिर से आएगा और मार पिटाई का दौर फिर से शुरू होगा। शाम होते ही सभी लोग जो भट्टिया था उस पर सन्नाटा छा गया। सभी अपने अपने खोल यानी घर में चले गए और बूढ़ा बिलाशिया शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। तो इस तरीके से खाना बदोश में जब जसदेव की पिटाई हो जाती है तो समूचे दिन काफी डर में बीतता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाना बदोश पार्ट में जो मानव थी वो अभी तक भट्टे की जिंदगी के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। तो देखो, मानव जो थी वो एक किसान परिवार से थी। वह पहले अपने खुद के मालिक थे, उनके पास बैल थे, उनके पास खुद के घर थे, और लेकिन किसी के पास वो मजदूरी नहीं करते। लेकिन कई कारणों की वजह से उन्हें जो अपना गांव था वो छोड़ना पड़ा और अपने पति सुखिया के साथ भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। भट्टे का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहाँ का वातावरण काफी भयानक हो जाता था। ऐसा लगता था वहाँ इस माहौल में घबराने लगती थी, मानव जो थी वो उसमें घबराने लगती थी। और बहुत सारे और भी कारण हैं कि पैसे नहीं उसे मिल पाते तो वो अपने लिए घर नहीं बना पाती थी। इसलिए उसका एक सपना था और उसके साथ में मतलब मजदूर वर्ग होते हैं तो खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इसी की वजह से मानव जो थी वो अभी तक भट्टे की जिंदगी के साथ में तालमेल नहीं स्थापित कर पाई थी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़न देंगे। सुखिया के इस कथन पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे वही चीज कही गई है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा था अभी। सुखिया तथा मानव मजदूर वर्ग का तथा सूर्य सिंह जो पूंजी वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुखिया और मानव का सपना था कि वे अपने लिए घर बनाएंगे और वे दिन रात मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन सूबे सिंह को ये ठीक नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि अगर ये चले जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये एक रियलिटी है कि अगर आप थोड़ा विकास कर रहे हैं तो आपके आसपास वाला आपसे बहुत जलेगा। ये एक रियलिटी है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक को उसी दिशा में रखना चाहता है। यानी कि पूंजीपति वर्ग जो वो यही चाहता है कि हमारा बंदा इसी दिशा में रहे, इसका विकास ना हो ताकि उसका काम चलता रहे।
पूंजीपति वर्ग मजदूरों को खुद पर आश्रित रखना चाहते हैं। खानाबदोश कहानी में मानो व सुखिया अपनी दशा को सुधारना तो चाहते हैं, अपनी इस खानाबदोश जीवन से मुक्ति तो पाना चाहते हैं, लेकिन जो सूबे सिंह जैसे ठेकेदार लोग हैं, वो उसके इस सपने को तोड़ देते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना इस कथन के आधार पे क्या है। अब समझिए अगला क्वेश्चन। सूबे सिंह के संपर्क में आने पर जो किसनी थी, इसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया और क्यों आया? तो देखो, सूबे सिंह क्या है? भट्टा मालिक मुख्तार सिंह है, उसका अध्यक्ष बेटा है। उसने किसनी को अपने दफ्तर की सेवा टहल यानी कि एक तरीके से चाय वाय का जो काम है वो दे रखा था। शुरू-शुरू में उसका इस ओर ध्यान नहीं गया था। धीरे-धीरे भट्टे पर गारे मिट्टी का काम छोड़कर वो रोज ही दफ्तर में रहने लगी। इससे किसनी के पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई थी, जिससे मजदूर जो थे वो यूज नहीं कर पाते थे। वो हैंडपंप के पानी से नहाने लगी और तरह तरह के साबुन से नहाती थी। ट्रांजिस्टर पर फिल्में देखने लगी थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। अपने पति महेश की वो उपेक्षा करने लगी थी और ज्यादातर अपना समय जो वो दफ्तर में बिताया करती थी। ठीक है, सूबे सिंह के साथ वो शहर जाने लगी थी। वो कई कई दिन तक शहरों शहरों से लौटती नहीं थी और जब लौटती थी तो हारी थकी लौटती थी। और कई बार तो ये चीज कहानी जो किसनी है, इसके व्यवहार में इस परिवर्तन का एक कारण जो था, मतलब परिवर्तन जो हुआ था उसकी वजह से जो मजदूर जो लोग थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे थे कि किसने जो है वो अब जिस गलत रास्ते पर पहुंच चुकी है उस पद से लौटना अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किशनी के व्यवहार में इस तरीके का परिवर्तन आया था। अब देखो, सिक्स क्वेश्चन है, खाना बदोश पाठ के आधार पे निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला है, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी है। ये सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगी कि मनुष्य जहाँ पे पैदा होता है वो इसका देश है। अगर वहां पे उसे अच्छे पकवान ना भी मिले तो उसके जो साधारण पकवान है वही उसे अच्छे लगते हैं। अर्थात जहाँ मनुष्य बचपन से रहता आया है वहां वह जीवन जीने के लिए दूसरे की शर्तों पर उसे नहीं चलना पड़ता है, वह अपने मान सम्मान से जीता है। दूसरे स्थान पर मनुष्य की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है, जिससे उसके सम्मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और परदेश में मनुष्य को स्वतंत्र होते भी हुए भी परतंत्र का एहसास होता है। इसीलिए कहा गया अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी है। इतने ढेर सारे नोट लगे हैं घर बनाने में, कार्ट में पैसा नहीं है, चले वो आते खरीद लें, इसका अर्थ क्या? तो सुखिया जो है वो मानो से कहता है कि घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और नहीं तो हमारी ऐसी स्थिति है कि हम जो है एक अच्छा सा घर खरीद सकें। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। थर्ड है, उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वो अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। यानी कि देखो, मानव तथा सुखिया जो है बहुत ही गरीब थे और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहा करते थे। लेकिन जो मानव थी उसके मन में एक सपना था। कैसा सपना? कि वह अपना भी एक अच्छा घर बनाए, ठीक है, जहाँ पे वह रहे। एक अच्छा पक्का घर चाहते थे जहाँ पे वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को और अच्छा छत एक अच्छा अच्छी छत दे, अच्छे स्कूल में पढ़ाए। ये सभी मानो जो थी उसके सपने थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। खानाबदोश पाठ के आधार पे कौन-कौन सी जो पंक्तियाँ उनकी क्या-क्या आशय यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे आखिरी प्रश्न है, 1 सेकंड। हाँ, सबसे आखिरी प्रश्न है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन-किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? तो देखो, सबसे पहले ये कि समाज में जो जातिवादी भेद है उस वो अभी भी कायम है। यहाँ पे मजदूर वर्ग का शोषण होता है और वो लोग इस यातना को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। वे एक नरकीय यानी कि वे कैसा जीवन जी रहे हैं, जो नरक के समान है। ठीक है, समाज में जो स्त्रियां वो सुरक्षित नहीं है, वे दोहरे शोषण का शिकार हैं और स्त्रियों के लिए सम्मान जो है दृष्टिकोण जो है उसका यहाँ पे अभाव है। समाज में शोषण को देखकर जो लोग चुप रहते हैं उसकी मानसिकता को इसमें बताया गया है। अब उपरोक्त समस्याओं के प्रति जो कहानीकार है इसका क्या दृष्टिकोण है, तो समझो। उपरोक्त समस्याओं के प्रति जो लेखक है उसका दृष्टिकोण मानव और सुखिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों ही अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी वर्ग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वे शोषण के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, बल्कि कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए कहीं और चल देते हैं। इसी को खानाबदोश मतलब इसी की वजह से वो खानाबदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया आपका जो ये जो चैप्टर नंबर 6 था खानाबदोश, इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी हमारी जो वीडियो है वो 25 मिनट्स की अराउंड हो चुकी है एंड आई होप कि आपको अभी तक के जो 3 चैप्टर्स यहाँ पे समझाए गए हैं वो इजीली तरीके से आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।
अब चलिए हम आपकी जो सेकंड बुक है, देखिए आपकी इसकी जो पोयम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी किताब अंतरा अंतरा जो सॉरी अंतराल है, उससे संबंधित जो आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो, किताब है यहाँ पे आपकी अंतराल, ठीक है, किताब कौन-सी है? अंतराल है और प्रश्न उत्तर देखेंगे। मकबूल फिदा एहसन इसके लेखक हैं और पाठ का नाम है हुसैन की कहानी अपनी जवानी और अध्याय नंबर है 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न बनेगा छोटा-सा, लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ उद्घटित होता है? तो देखो लेखक जो है, वो जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, तो उसी चित्रकला की कक्षा में उसकी कला वर्कें आती हैं। कैसे? एक दिन क्या होता है कि उसके जो ड्राइंग टीचर होते हैं, इनकी चित्रकला की कक्षा चल रही होती है, तो मास्टर जो है बच्चों को कहते हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे चिड़िया बनाई है, आपको भी यही चित्र बनाना है, ठीक है? सभी बच्चे जो थे, वो अपनी स्लेट पर उसे बनाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र एक जो लेखक है, वही उसकी सेम टू सेम जो प्रतिलिपि होती है, उसे बना पाता है। और पूरी कक्षा में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसा कर सकता था, इसीलिए उसे 10 में से 10 अंक दिए थे। तब अध्यापक को ये एहसास हुआ कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। ठीक है? पहला समझ में आ गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, उनके अलग-अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, लेकिन फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं। यानी कि सभी जो 5 मित्र हैं, वो अलग-अलग उनकी चारित्रिक विशेषताएँ, लेकिन फिर भी वो मित्र हैं। कैसे? देखो, इस समय अंतराल में उनकी जो मित्रता थी, वो घनिष्ठता से जुड़ी थी और वो जीवन भर साथ रहे थे। क्यों? देखो, जो सब उनके एक थे चरित्र जो थे, वो अलग-अलग थे, लेकिन फिर भी क्यों साथ रहे? सबसे पहले सभी हँसमुख थे, उनके स्वभाव के कारण वे जीवन भर साथ रहे थे। अरशद का जो चेहरा था, उसपे हमेशा हँसी विद्यमान रहती थी। हामिद स्वभाव से काफ़ी गप्पी था। अब्बास जब हँसता था, तो वह दिलकश होता था, उन्हें खुलेपन का एहसास होता था। और भी इनके मित्रों के बारे में नहीं बताया गया, ये तीन ही के बारे में बताया गया है। तो यानी कि तरीके से जो लेखक थे, उनके 3 मित्रों के बारे में जो विशेषताएँ बताई गई हैं, इसी की वजह से वो जीवन भर साथ रहे थे। तो सिंपल सा छोटा-सा आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लेखक अपने दादाजी से विशिष्ट लगाव रखता था? तो देखो, लेखक के जो दादा थे, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे बहुत दुःख पहुँचा था और उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम सा हो गया और किसी से बातचीत भी नहीं करता था। जब उसके दादा की मृत्यु हो गई थी, तो वो कई दिनों तक दादाजी के कमरे में ही बंद रहा था। उनकी जो अचनक यानी कि तरीके जो शॉल होती है और इसी तरह का कुछ सामान होता है, तो उसको पहनकर लेटा रहता था उसी बिस्तर पर या फिर ओढ़कर, ठीक है? इस तरह वह अपने दादा के पास ही रहने का आभास करता था। इन सारी बातों से पता चलता है कि दादाजी के प्रति लेखक का लगाव जो था, वो काफ़ी अधिक था, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ ये कहता है कि दुकान पर बैठे हुए मकबूल के भीतर कलाकार किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? तो मकबूल दुकान पर बैठे भी ड्राइंग तथा पेंटिंग में अपना सारा ध्यान लगाता था। वह गल्ले का ज़बानी हिसाब रखता था। इसके साथ वह आस-पास के जो जीवन है अपने आस-पास का, उससे संबंधित जो स्केच था उसे उभारता था। मतलब कि जो उसके आस-पास के आने-जाने वाले लोग थे, उठने-बैठने वाले लोग थे, उनका स्केच अपनी स्लेट पर उतार देता था। ठीक है? जैसे घूंघट ओढ़े हुए मेहतरानी, पैंच वाली पगड़ी पहने हुए जो बंदा था, गेहूँ की बोरी उठाने वाला जो मज़दूर है, सजदे के निशान व दाढ़ी से युक्त पठान, बकरी के बच्चे का स्केच वो बनाता रहता था। उसने एक फ़िल्म देखी थी सिंघड़। फ़िल्म से प्रेरित होकर उसने क्या किया था, अपनी सारी की सारी किताबें बेच दी और उसने ऑयल पेंटिंग करना आरंभ कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑयल पेंटिंग आरंभ करने के लिए उसे किससे प्रेरणा मिली, तो वो फ़िल्म थी सिंघड़ में, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन 4। फिफ्थ देखिए, कला के प्रति जो लोग थे, उनका नज़रिया पहले कैसा था और अब कैसा है, इसे समझाइए। तो पहले देखिए नज़रिया अब काफ़ी बदला है। तो अब जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, कला की काफ़ी कद्र करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं करते थे, लेकिन पहले यह सीमित थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ राजे-महाराजाओं या फिर अफ़सरों की दीवारों तक ही। आज कला के माध्यम से कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह एक जीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन के भी उभरा है। विभिन्न स्थानों पर कलाकार आज इसके माध्यम से पैसा, नाम भी कमा रहे हैं। आम आदमी भी जो है इसमें रुचि रखता है। बस मतलब कि मतलब ये है कि रुचि तो रखता है, लेकिन बस ये है कि जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनकी तरह चित्र नहीं बना पाता है।
लेकिन उनके जो एक तरीके कह सकते हैं जो उनके द्वारा हाथों से चित्र बनाए जाते हैं, वो अगर नहीं खरीद सकता है, तो उनकी जो फोटोकॉपी होती है वो लेके आते हैं और वो अपने यहाँ पे लगा लेते हैं। और एक तरीके से जो लोग हैं वो आज कला के मूल्य को समझने लगे हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कला के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो आज काफ़ी चेंज हुआ है। सिंपल सा। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी बातें उभर कर सामने आती हैं। तो देखो, मकबूल के पिता ने देखा कि दादा की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा काफ़ी दुःख में है और उस दुःख से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ कोई सख्ताई नहीं, यानी कि कोई भी जो एक अधिक उनके साथ सख्ताई करनी थी वो नहीं की। उन्होंने उसका दाखिला सिंपल सा एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। और इस परिवर्तन से लेखक के जो दादा थे, जब उसकी मृत्यु हुई थी, मतलब लेखक के दादा की, तो उसका ध्यान जो था वो थोड़ा स्कूल में लगा, तो मृत्यु की दादा के शोक से काफ़ी निकलने में उसकी सहायता की। दूसरा, उन्होंने अपने बेटे की जो प्रतिभा थी, उसको नष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने उसका समर्थन किया। बेटे की कला को देखते हुए काफ़ी प्रसन्न हुए और बेटे का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने ऑयल पेंटिंग का और अधिक सामान मँगवाया था। इससे पता चलता है कि उसके पिता कला को परखने वाले और उसकी योग्यता को पहचानने वाले इंसान थे। ठीक है? तो अंतराल बुक का चैप्टर नंबर 2 हुसैन की कहानी अपनी जवानी के, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो यहाँ पे आपको सभी के सभी इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। गाइस, ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये यहीं पे हमारे एंड होते हैं। एंड अब हम देखेंगे आपका जो अगला चैप्टर है अंतराल का, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर आपका 3। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 3। तो देखो, बेसिकली क्या है, ये अंतराल किताब का आपका चैप्टर नंबर है 3, आवारा मसीहा दिशहरा, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है कि उस समय वह सोच भी नहीं सकता था। कौन नहीं सोच सकता था? एक सेकंड, इसको हटाते हैं लाइन। हाँ, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का कोई उद्देश्य हो भी सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार में ऐसे कौन-कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो देखो, शरत चंद्र के बचपन में उन्हें साहित्य जो था वो काफ़ी दुखदाई लगता था। क्यों? क्योंकि विद्यालय में उन्हें सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुण, ऐसे प्रकंड व्याकरण जैसी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएँ पढ़ाई जाती थी, जो कि शरत चंद्र को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पंडित जी के द्वारा उनकी रोज़ परीक्षा ली जाती थी और वो नहीं बता पाते थे, तो उनको मार पड़ती थी। अतः बचपन में साहित्य उन्हें काफ़ी दुखदाई लगता था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि साहित्य के अलावा मनुष्य को दुःख पहुँचाने के अलावा साहित्य का और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। अब हम अपने विचार से बात करें उद्देश्य के बारे में, तो सबसे पहला है साहित्य जो है वो मनुष्य के मनोरंजन का एक बहुत उत्तम साधन है। साथ ही साथ इसे पढ़ने से आपका समय जो है वो काफ़ी अच्छा व्यतीत हो जाता है। अगर आप एक अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो ज्ञान है वो अच्छा बढ़ता है, आपकी सोच को एक नई दिशा भी मिलती है। साहित्य में इतिहास से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो विद्यमान हैं, साहित्य के माध्यम से इतिहास की सही जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त जो सामाजिक मान्यताएँ हैं, जो विषमताएँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो एक तरीके से जो साहित्य है, यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके उद्देश्य हो सकते हैं। तो दुखदाई क्यों लगता था और क्या उद्देश्य, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव के बीच में क्या-क्या समानताएँ थी? तो देखो, शरत और पिता के मोतीलाल के बीच में समानताएँ। सबसे पहला, शरत अपने पिता की तरह ही साहित्य पढ़ने में और लिखने का शौकीन हुआ करता था। उसके पिता की जो पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी, उसने वहाँ की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ ली थी। शरत के पिता स्वभाव से काफ़ी स्वतंत्र व्यक्ति थे और शरत भी ऐसा ही था। इसी वजह से जो नाना के हज़ार बंधन थे, उसके नाना जो थे उसके उनके बहुत सारे बंधन थे कि आपको सिर्फ़ पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, नहाना नहीं है, ऐसे कुछ जो बंधन थे, उन सभी को ये नहीं रोक पाए थे। ठीक है? ये किसकी वजह से था? स्वतंत्र स्वभाव होने की वजह से। शरत और उसके पिता दोनों ही लोगों को समान दृष्टि से देखते थे, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं होता था। वह पिता के समान ही यायावर प्रकृति, यानी कि एक जगह पर टिकने वाला बंदा नहीं था, वो हमेशा घूमता रहता था, ऐसा बंदा था। ठीक है? तो शरत और उसके पिता मोतीलाल के बीच में क्या-क्या विशेषताएँ हैं, वो आप जो समानता है वो क्या-क्या है, आप समझ गए होंगे। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन है, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह साधारण बालक नहीं हो सकता। वह बड़ा होकर निश्चित ही मन स्थितियों के व्यापार में प्रसिद्ध होगा।
अघोर बापू की मित्र की इस टिप्पणी की व्याख्या कीजिए। तो देखो टिप्पणी कुछ इस तरह की है कि अघोर बापू के जो मित्र थे वो ये जानते थे कि साहित्य सृजन से मनुष्य का अति संवेदनशील होना आवश्यक है, जो कि शरद के अंदर ये गुण विद्यमान था। जब शरद छोटे से ही उसमें संवेदनशीलता का इतना बड़ा गुण आ गया, जो कि अपने आसपास के वातावरण परिवेश को अच्छे तरीके से निरीक्षण कर सकता है, तब अघोर बाबूजी कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये बालक भविष्य में इस क्षमता की वजह से एक मन स्थितियों के बारे में बहुत अच्छा व्यापार मतलब इसका जो फ्यूचर है वो इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा बालक उस संवेदना को पूर्ण रूप से कागज के पात्रों के माध्यम से उकेर पाएगा। उनका यह कथन आगे चलकर सिद्ध भी हुआ और ये रचना इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यानी कि जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो साधारण बालक नहीं हो सकता है। अघोर बापू की इस टिप्पणी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, नाना के घर में किन किन बातों का निषेध था? शरद को निषेध बातों को करना क्यों प्रिय था? तो देखो, नाना जो थे, शरद के नाना, वो बहुत सख्त थे। उनका मानना था कि बच्चों का कार्य सिर्फ पढ़ना होना चाहिए तथा उन्होंने बच्चों को बहुत सी बातें करने से साफ मना किया, जैसे तालाब में नहीं नहाना है, पशु पक्षियों को पालना है, बाहर जाकर नहीं खेलना है, उपवन लगाने हैं, घूमना नहीं है, पतंग नहीं उड़ानी है, लट्टू गिल्ली डंडा इन सभी को आपको नहीं खेलना है, ये सभी क्या है? निषिद्ध है। ठीक है, और ये उनकी बातों को नहीं मानता था और जो नहीं मानता था उसको दंड देते थे। लेकिन शरद ऐसा नहीं था। शरद स्वभाव से स्वतंत्रता पूर्वक जीने वाला बंदा था। ये नाना की शक्ति और उसके बंधन उसे रोक नहीं पाए। वह एक विद्रोही के समान के रूप में, मतलब विद्रोही के समान सब बंधनों को तोड़ता हुआ एवं ऐसे कार्य जो निषेध थे उन्हें करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि नाना के घर के बंधन भी उसे नहीं रोक पाए थे और सच को ये जो खेल थे, मतलब जो काम थे, वो क्यों प्रिय लगते थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। पाठ के आधार पर ये बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने और पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर समानताएं हैं। तो देखो, सबसे पहले समानताएं देखते हैं। अनुशासन का कड़ाई से पालन करवाया जाता है। बच्चों को ज्ञान देने के आधार पर जीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहले बच्चे जो थे वो प्रतिदिन परीक्षा लेने का प्रावधान था, लेकिन मतलब पहले क्या था, बच्चे जो थे उनकी प्रतिदिन परीक्षा ली जाती थी और ऐसा ही आज भी लिया जाता है। जैसे क्लास टेस्ट हो गया, FA1 हो गया, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2, इस तरीके से लिया जाता है। इस तरह जो है वो ये जो पढ़ाई का दबाव है वो पढ़ाई को बच्चों से दूर कर रहा है और पढ़ाई का डर उनके अंदर मतलब बढ़ता जा रहा है। और विद्यालयों में जो खेलकूद जो है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, पढ़ाई को महत्व देते थे। तो ये उस समय की बात है जब लोग जागरूक नहीं थे और ये बात है अभी की जब लोग जागरूक हो चुके हैं। तो पहले बच्चों की प्रतिभा और रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सबको समान रूप से सभी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बच्चों की रुचि, उनकी योग्यता को देखकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआती शिक्षा बेशक एक जैसी हो, लेकिन आगे चलकर बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो जो चाहे सो विषय चूज़ कर सकते हैं। पहले के समान आज शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है, अब बच्चों को अधिक प्रेम से समझाया जाता है। पहले के समान शिक्षा जो है उसे ही अब महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद को, कला को भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी कि आपको ये बताना है कि पहले जो पढ़ाई थी वो कैसी होती थी और वर्तमान में पढ़ाई कैसे होती है, ये बताना था। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है कि शरद की रचनाओं एवं उनके जीवन से घटित, यानी कि उनके जीवन की अनेक घटनाएँ और एक सेकंड दोबारा पढ़ो। शरद की रचनाओं में उनकी जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव घोटे, इस पर विवेचना कीजिए। तो यहाँ सिंपल सा आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण देके समझाना है। तो उदाहरण कौन कौन से दे देंगे आप देखो। शरद ने अपने बचपन में बाग से बहुत आम चुरा कर खाए थे। यदि कभी पकड़े जाते थे तो मिलने वाली सजा से भागते नहीं थे, बल्कि एक वीर के समान ही उसको भोगते थे। तो उन्होंने इसको देवदास, श्रीकांत, दत्ताराम, सव्यचासी, सरचंद के रूप में यहाँ पे बताया। तो यानी कि ये सभी क्या है, ये सभी जो है उदाहरण है। अब इन उदाहरणों को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को आप याद कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था, आवारा मसीहा दिशहारा, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर की भी, जो कि अराउंड हम कह सकते हैं कि 7 से 8 मिनट के अंदर इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे, देखिए ये अंतराल किताब तो हमारी खत्म हो गई। अब जो हमारी अंतरा किताब है, उसमें जो काव्य खंड है हम उसकी बात करते हैं। अब काव्य खंड में कौन सा काव्य हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले नागार्जुन वर्मा का कौन सा? बादल को घिरते देखा है। अब बादल को घिरते देखा है तो इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसे देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है बादल को घिरते दिखता है। पंक्ति में जब ये पंक्ति कई बार दोहराई जाती है, तो इससे क्या शब्द चित्र उत्पन्न होता है, कौन सा सौंदर्य आता है? तो देखो, इन पंक्तियों को कवि ने एक टेक यानी कि फिल्म की शुरुआत के रूप में लिया है। अतः ये प्रत्येक एक अंतरा यानी कि एक जो जब एक टेक होता है, शुरुआत होती है, उसके बाद उपयोग किया जाता है। क्यों? ताकि इससे जो कविता है वो काफी प्रभावी बन जाती है और उसका जो मूल भाव होता है वो स्पष्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें एक अद्भुत ही वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए इसको दोहराए जाने पर कविता में एक सौंदर्य उत्पन्न होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य के अतिरिक्त और क्या-क्या बताया गया है? तो हिमालय में विद्यमान झीलों और हंसों के तैरने का दृश्य बताया गया है। ओस की बूंदों का कमल कमल के जो फूल है उस पर गिरने का दृश्य बताया गया है। वसंत ऋतु के अंदर सुंदर जो सुबह होती है उसका चित्रण किया गया है। चकवा-चकवी सुबह मिलने का दृश्य किया गया है। कस्तूरी हिरण के भागने का दृश्य का चित्रण किया गया है। किन्नर तथा किन्नरियों का चित्र का दर्शन किया गया है। यानी कि बादलों के अलावा जो चित्र इसमें बताए गए हैं उन सभी को आपको यहाँ पे इजीली समझाना था। तो वो यहाँ पे बता दिए, टोटल कितने हैं? 6 हो गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बादल को घिरते देखा है कवि ने महामेघ को झंझानिल से गरज भिड़ते देखा है, ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा देखो ये है कि पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर भयंकर ठंड के समय क्या होता है, कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफान से लड़ते देखा है। प्राय क्या होता है कि बादल जब वो तेजी से हवाओं से टकरा जाते हैं, जिसके कारण आकाश में बहुत तेजी से एक गर्जना, एक बिजली से उत्पन्न होती है, जिससे देखकर ये आवाज होता है कि भी आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है कि महामेघ को झंझिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे दो यहाँ पे पॉइंट है, कौन कौन से हैं कि आशय स्पष्ट करना है किसका? निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी को बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवाल की हरी दरी पर प्रणय कर छिड़ते देखा है। और इसी को क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है, ऐसे पूछ लेगा। सेकंड है, अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा। इसका क्वेश्चन बनेगा तो कस्तूरी मृग के अपने पर चिढ़ने के क्या कारण है? तो पहला ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा। अब देखो इसके हम आंसर की बात करते हैं। तो आंसर में सबसे पहला यहाँ पे देखिए का की बात करते हैं। तो प्रस्तुत कवि पंक्तियां जो है उसमें चकवा और चकवी के दर्शाया गया है। कैसे? चकवा और चकवी जो है वो एक श्राप से ग्रस्त कि वो रात को अलग हो जाएंगे और वे उसी श्राप की वजह से अलग होते भी हैं। और ये जो अभिशापित चकवा चकवी है ये रात को अलग होते हैं तो एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते रहते हैं। और जब सुबह होती है यानी कि बंद हुआ इनका क्रंदन, जब सुबह होती है, जब रोना बंद होता है तो ये दोबारा तालाब के किनारे पर व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की एक मीठी लड़ाई लड़ने लगते हैं। मानो कि चकवा तुम बोल रही हो कि तुम मुझे रात को छोड़कर क्यों चली गई, ऐसा कुछ। तो ये चीज यहाँ पे बताएगी। दूसरा है कस्तूरी मृग के खुद पर चिढ़ने के कारण। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कस्तूरी जो हिरण है उसकी परेशानी को दर्शाया गया है। कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर से ही, यानी कि कस्तूरी मृग जो है उसके नाभि के अंदर ही कस्तूरी होता है जहां से उसे कस्तूरी की खुशबू आ रही होती है। लेकिन कस्तूरी मृग पूरे जीवन भर उसी गंध के पीछे भागता रहता है जो कि उसकी नाभि से आ रही है। उसे इस सत्य का भान नहीं होता है कि वह गंध उसके नाभि से आ रही, वो जो खुशबू है वो उसकी नाभि से आ रही है। वो उसे हर जगह ढूंढता जाता है, थक जाता है लेकिन उसे नहीं मिलती है और अपनी इसी हार के कारण वो स्वयं पर चिढ़ने लगता है। सिंपल सा। तो ये 2 पॉइंट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप आपको इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बादलों का वर्णन करते हुए जो कवि है उसको कालिदास की याद क्यों आ जाती है? तो कालिदास ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचना मेघदूत में बादल को दूत यानी कि संदेश वाक्य के रूप में चित्रित किया गया। कालिदास के अनुसार एक यक्ष को धनपति कुबेर ने अपने यहाँ से निर्वासित कर दिया था और निर्वासित यक्ष जो था वो मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजना चाहता था। कवि ने बहुत प्रयास किया कि वे उन स्थान को खोज पाए जहाँ जिसका उल्लेख कालिदास ने किया है, लेकिन वो उसे खोजने में असमर्थ रहे थे। इसीलिए बादलों का जब वर्णन कर रहे होते तो कवि को किसकी याद आ जाती है? कालिदास की। अब देखो
कालिदास जो है इसके मेघदूत का संक्षिप्त में आपको यहाँ पे परिचय देना है। ये 2 मार्क्स में आपका प्रश्न आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे? मेघदूत जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार जो कि एक कालिदास इनके द्वारा रचित है। जैसा कि नाम से पता चलता है मेघदूत यानी कि मेघ ने दूत के रूप में कार्य किया होगा। ये एक प्रेम की कहानी है। इसमें धनपति कुबेर ने क्या किया था? एक यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी नगरी अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था और जो यक्ष था वो दक्षिण दिशा में स्थित रामगिरी में बने आश्रम में जाकर रहने लगा था। तकरीबन कई महीने बीत गए, तब उसे अपनी जब वर्षा ऋतु आई तो उसे अपनी पत्नी यक्षी यक्षी की याद आई और वह उसकी विरह में व्याकुल हो उठा। तो उसने क्या किया? पत्नी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ से प्रार्थना की और उसे विभिन्न स्थानों की जानकारी दी जहां से गुजर कर वो अपने निश्चित स्थान तक पहुंच सके और उसकी प्रेमिका तक उसका संदेश पहुंचा सके। तो कालिदास के मेघदूत का संक्षिप्त वर्णन जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पे बता देंगे। तो आपको समझ में आ गया? बादल को गिरते देखा, इसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं एंड आई होप कि आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने अगली पोएम की तरफ। अगली पोएम है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है, और उसके बाद आएगी हमारी घर में वापसी। तो महादेवी वर्मा जी की क्या पोएम है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको एक बार कलर सेकंड ले लूँ। अंतरा है और हाँ, काव्यखंड सबसे पहले है जाग तुझको दूध जाना और एक है सब आंखों के आंसू उछले। तो इन्हीं दोनों के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है जाग तुझको दूध जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना व्यक्त कीजिए। तो देखो ये जो गीत था वो तब लिखा गया था जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठी हुई थी। देशवासी जो थे वो आजादी तो चाहते थे परंतु वो इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते थे। वो इससे डरते थे, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने आलस की वजह से। तो इन्हीं गीतों की रचना की थी कब? इसी दौरान महादेवी ने ऐसे गीतों की रचना की थी जो सोए हुए भारतीय लोग थे उनको जगाते थे। महादेवी भारतीय भाषा को जगाकर चलने के लिए प्रेरित करती है और वो यह भी कहते हैं कि इस पर चलते हुए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लेकिन तुम्हें उससे डरना नहीं है। सभी प्रकारों के बंधन से तुम्हें मुक्त होकर आगे बढ़ता जाना है और इसकी मूल संवेदना है आजादी। आजादी के पथ पर चलते हुए उससे निडरता पूर्वक आगे बढ़ना है। तो ये चीज है इस क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर की कंप्लीट। अब देखो सेकंड, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले जो विशेषण शब्द है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो आंसू जो है वो एक पवित्रता का प्रतीक है और इसमें छल कपट नहीं होता है। ये पवित्र होते हैं, निर्मल भावना का प्रतीक होता है। सभी की कल्पनाओं में चूंकि सत्य पलता है अतः ये निराधार होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेष शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पवित्र है और इसमें छल कपट नहीं होता है और इसमें सत्य होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री ने मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए कहा है? तो जब वे कहती हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा हो, चाहे भूकंप की स्थिति बन रही हो, लेकिन तुझे आगे बढ़ते जाना है। चाहे प्रलय की स्थिति बन जाए, चाहे चारों तरफ तूफान आ जाए, घना अंधेरा छा जाए, लेकिन तुझे डरना नहीं है। तुझे हर स्थिति में मनुष्य आगे बढ़ते जाना है, तुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जाग तुझको दूर जाना में कवित्री जो है वो इन तरीकों के माध्यम से कहते हैं कि आपको भी जो आपके कठिन परिस्थिति है उसमें भी आगे बढ़ते जाना है। आइए आगे देखते हैं। कविता में अमरता शुद्ध का संबोधन किसके लिए किया गया और क्यों किया है? तो कवित्री के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है वह अमरता शुद्ध है, यानी कि वह व्यक्ति जो सही जीवन के मार्ग पर चलता है वो अमरता शुद्ध है। अर्थात आत्मा का जीवात्मा यानी कि जो हमारी आत्मा है वो अमर होती है, वह कभी मरती नहीं है, ना ही तो जल सकती है। वह परमात्मा का ही अंश होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान आत्मा को अमरता शुद्ध कहा गया है। यानी कि देखो हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। हमारा शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी, नहीं तो वो जलेगी। तो उसी को अमरता शुद्ध कहा गया क्योंकि ये परमात्मा का अंश होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, मतलब अगला क्वेश्चन है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग करके कवित्री ने किस संदर्भ में उपयोग किया गया और क्यों? तो देखो मोम के बंधन संदर्भ, इसका संदर्भ वो ये है कि कवित्री ने स्त्री के बाहों के बंधन की बात की है। उसके अनुसार क्या ये बंधन एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? अतः लेखिका उससे पूछती है क्या तू इन बंधनों के कारण रुक जाएगा? इसी प्रकार से कवित्री तितलियों की पर यानी कि
यौवन से युक्त यानी कि जब जो किशोर अवस्था में लड़कियां लड़के होते हैं, तो उस समय क्या तुम उसके प्रति आकर्षण हो जाओगे? तुम्हें इन आकर्षण और ये मोम के बंधन तितलियों की परों से आपको यहाँ पे कोई मोहित नहीं होना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। ये यहाँ पे यहाँ प्रेरणा दी गई है। उसके बाद है, अब जो दूसरी कविता है आपकी सब आँखों के आँसू उजले, इसके बारे में एक यहाँ पे है कि सपने सपने में सत्य ढला, पंक्ति के आधार पे कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि इस पंक्ति के आधार पे मूल संवेदना इस प्रकार से कि हर मनुष्य का एक अपना सच होता है, यही उसकी वास्तविकता है और यही सत्य के मतलब ये जो है वो मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो सपने सपने में सत्य डला मतलब क्या हो गया? मनुष्य का अपना सच है, एक वास्तविकता है और वो उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक मनुष्य में हर एक मनुष्य का एक अपना सपना होता है, ठीक है? और प्रकृति के वे यथार्थ जो परिवर्तनशील होते हैं, उनके माध्यम से मनुष्य स्वयं को मतलब अगर देखो एक चीज़ यहाँ पे समझाइए क्या कि एक व्यक्ति जो है, उसका अपना एक सच होता है, उसकी वास्तविकता होती है, उसके अपने सपने होते हैं और प्रकृति के अनुसार और प्रकृति के अनुसार और अपनी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेहनत होती है, उसको यूज़ करता है, मेहनत के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है, कविता के आधार पर बताइए। तो प्रकृति अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। कैसे? कि फूलों में व्याप्त मकरंद, दिए की लौ, झरने के पानी के चंचल का स्वरूप चंचल रूप में बहना, प्रकृति का कर्णारूपी जल, आकाश के तारे, बिजली के बादल, अंकुरी फूटते हुए बीज इत्यादि मनुष्य के प्रेरणा के स्रोत हैं और ये मनुष्य की सहायता करते हैं। मनुष्य इन्हें देखकर काफी उत्साहित होता है और निडरता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर, अपने विकास की ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। सेकंड, अब देखो यहाँ पे कवित्री ने स्वाधीनता के, एक सेकंड, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। हाँ, कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको इंगित करते हुए मनुष्य के भीतर किन गुणों को विस्तार करने के स्पष्ट किया है। तो देखो सबसे पहला तो ये है, मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर आगे चलने के लिए प्रेरित किया है और उसे दृढ़ निश्चयी बनाया है। मनुष्य के अंदर जो आलस्य है उसको हटाकर परिश्रम है जो है उसे प्रेरित करने की बात कही है, अर्थात उसे परिश्रम के गुण से विकसित करना चाहे। वह उसे हर परिस्थिति में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए कहती है, अर्थात उसे निडरता पूर्वक बनाने की बात की गई। वह उसे मोह त्यागने के लिए कहते हैं, यानी कि उसे भावुकता और भावुकता के स्थान पर देश प्रेम के बीज बोना चाहती है। वह व्यक्ति को हृदय में जो मृत्यु का एक भय है उसे निकालना चाहती हैं, उसका जो उद्देश्य है वो उसे बताना चाहती हैं। इस तरह से उसके अंदर के लक्ष्य को पहचान कर पूरा करने के गुण जो है उसे विद्वान करना चाहते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय, परिश्रमी, निडरता, देश प्रेमी और गुणों का विस्तार करने वाला व्यक्ति, लक्ष्यों को पहचान कर पहुंचने वाले व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी दो कविता थी, जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों की आंखें उजल, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यानी कि अभी तक की जो हमारी ये जो अराउंड 50 से 55 मिनट की जो वीडियो हो चुकी है, इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आपका और बचता है, वो क्या चैप्टर है उसे भी अब हम देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब देखो, अब आता है हमारा सबसे आखिरी जो कविता है उसके बारे में। कौन सी कविता है देख सकते हैं, घर में वापसी। लेखक कौन है, कवि कौन है? धूमिल। तो अब इससे संबंधित देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन एक ही साथ में आप चाहें तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि घर एक परिवार है, ठीक है? घर क्या है? घर एक परिवार है। परिवार में 5 सदस्य है, किंतु 5 सदस्य नहीं, वे 5 जोड़ी आंखें मानता है। क्यों? तो कवि जो है वो कहता है कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कविता में 5 जोड़ी आंखें हैं। इसलिए कहा गया है, कवि जो है वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता है, बस उनकी आंखें देखकर ही उनके हृदय में व्याप्त दुख, दर्द, प्रसन्नता आदि को आभास होता रहता है। अब देखो इसमें जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन उसको पहले हम देखेंगे, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। एक सेकेंड। हाँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ उसका आंसर फिर आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए पहले जरूरी है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि ने ऐसी व्यवस्था क्यों कही गई है जिसकी वजह से आपसी रिश्ते क्यों नहीं खुलते? तो देखो इसका सबसे बड़ा कारण होता है गरीबी।
गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव व तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक सभी जो है वो एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस समय सबसे बातचीत बंद हो जाती है। यह रिश्तों के मध्य जो मधुरता होती है उसे कम कर देता है और करीब होते हुए भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहीं न कहीं इस आंसर से छुपा हुआ है, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं लेकिन कभी एक दूसरे से कुछ कहते नहीं। उनकी आँखों में देखकर उनका जो दर्द है, दुःख है, उनकी जो प्रसन्नता है उसका आभास कर लेते हैं। ठीक है? अब सेकंड देखिए, पत्नी की आँखें आँखें नहीं हैं, वो हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। तो पत्नी की आँखें आँखें नहीं, इसका मतलब क्या है कि पत्नी की आँखों से जो लेखक है उसे हिम्मत मिलती है। वह हर परिस्थिति में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह अपनी पत्नी की आँखों के माध्यम से, मतलब उसकी पत्नी की जो आँखें हैं, उसके माध्यम से आत्मसम्मान को बनाए रखती है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ, उसकी पत्नी जो है वो हमेशा उसका साथ देती है। इसलिए वे आँखें आँखें नहीं हाथ है, उसको दिलासा देती हैं, हिम्मत देती हैं, उसको प्रेम मिलता है और उसकी हिम्मत भी बढ़ती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लेखक जो वो कहता है कि पत्नी की आँखें आँखें नहीं हाथ है जो कि उसे थामे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला है, पिता की आँखें लोहे की ठंडी सलाखें, यानी कि पिता की आँखें जो हैं ये इसलिए बताई गई क्योंकि कवि जो है वो प्रतीकात्मक का सहारा लिया गया, भाषा सरल और सहज है। यानी कि देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि कवि जो है वो इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि पिता जो है, उनकी आँखें जो है, उन्होंने बहुत सारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया उसे देखा है, कैसे लोग होते हैं और क्या-क्या जो भेद होते हैं लोगों के, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं, ठीक है? और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भी वो कुछ भी लोगों से ज़्यादा नहीं कहते हैं। अब देखो यहाँ पे काव्य सौंदर्य में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, काव्य सौंदर्य जब भी आप लिखेंगे तो कुछ अलंकार, कुछ विशेषताएँ, ये चीज़ आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि पंक्ति की विशेषता जो थी वो हमने देख ली। इसमें क्या है, बिंब साकार हुआ है, पंचत पहिए में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? आँखों के पंचत पहिए कहा गया जहाँ पे रूपक का अलंकार है, यानी कि आपको यहाँ पे काव्य सौंदर्य भी बताना है, ठीक है? तो पिता की आँखें लोहे की सलाखें, ये आपको समझ में आ गया। माँ की आँखें, पड़ाव के पहले ही 30 की बस के 2 पंचर है वो पहिए हो गए, यानी कि कवि जो है वो माँ की आँखों को बस के पंचर की जो पहिए उसके समान कह के कहता है कि इस तरह उसने प्रतीक के रूप में पंचर के 2 पहिए कहा है। कैसे? कि पड़ाव शब्द जो है वो प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि माँ जो है वो अब जीवन का उसका अंतिम समय आ गया है। अब वो कभी भगवान को प्यारी हो सकती है। अब उसे कुछ कहा नहीं जाए तो ही अच्छा है, उसे ज़्यादा दुःख ना दिया जाए तो ही अच्छा है। अतः यहाँ पे प्रतीकात्मक का समावेश है। जब भी आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो याद रखिएगा आपको उसमें अलंकार, भाव, सौंदर्य इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर लिखना होगा। ठीक है? सबसे आखिरी क्वेश्चन है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि धूमिल इससे क्या आशय है? अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो देखो, कवि ने बात बहुत सोच समझ कर बोली है कि गरीबी जो है, गरीबी यदि रिश्तों में खिंचाव पैदा कर देती है, तो अमीरी रिश्तों में दरार बना देती है। जब लोगों के पास अधिक धन हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं। लालच और समय की कमी होने लगती है, रिश्तों में खटास आने लगती है। धन कमाने की चाहत में लोग जो है पूरी तरीके से परिवार को भूल जाते हैं और दूसरा उस धन पर कब्जा करने के लिए परेशान होते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है वो परिवार में ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, वे हालाँकि हैं ज़रूर गरीब, लेकिन वो एक-दूसरे से मतलब गरीब हैं, दूर ज़रूर हैं, उनमें खिंचाव भी है, लेकिन वो एक-दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से अलग नहीं है, लेकिन अमीरों में ये ऐसा सीन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो घर में वापसी से संबंधित ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो थी वो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसमें आपके जितने भी यहाँ पे चैप्टर वाइज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो आपको यहाँ पे समझ गए। सबसे पहले हमने गूंगे रांगे राघव को देखा, ज्योतिबा फुले के सुधा अरोड़ा के बारे में देखा, फिर हमने खानाबदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में देखा और अध्याय 2 हुसैन की कहानी मकबूल फिदा इसके बारे में देखा। उसके बाद जो आवारा मसीहा दिशा है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर हमने बादल को गिरते देखा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसके बाद जो जाग तुझको दूर जाना सवाकों की आंसू उछले इसे देखा और सबसे आखिरी में घर में वापसी। तो इस तरीके से इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिए गए एंड आई होप आप सभी को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की हमारी जो वीडियो थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से इस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब आपको चैनल पे आने के बाद क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। देन आप जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी प्लेलिस्ट है उनको चेक कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की। ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 का। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये है आपके सैंपल पेपर और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर हैं। वहीं पॉलिटिकल की बात करें तो 5 से 6 सैंपल पेपर हैं। हिस्ट्री के भी 4-5 हैं, हिंदी के भी 5-6 सैंपल अपलोड हैं। ज्योग्राफी के 6-7 हैं, फिजिकल के भी 6-7 सैंपल पेपर हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, ताकि आपके जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब दूसरी चीज यहाँ पे है कि अगर आपको अपने चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन देखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है एक, यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन में क्लास 11th ऑल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट सिलेबस। तो ये हिंदी वाली है और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊं, ये रहा। अब इसमें देखिए जैसे आपका ईदगाह है, अंडे के छिलके हैं, दोपहर का भोजन है, हुसैन की कहानी है, टॉर्च बेचने वाले हैं, आवारा मशीहा देश सहारा है, गूंगा है, ज्योतिबा फुले है, खाना बदुश है, उसकी माँ, भारतवर्ष की नीति कैसी हो, पद्माकात का काव्यखंड, कबीर का काव्यखंड, सूरदास का काव्यखंड, देव का काव्यखंड, सुमित्रानंदन पंत का काव्यखंड, महादेवी वर्मा का काव्यखंड, नरेंद्र शर्मा का काव्यखंड, ये सभी जो काव्यखंड है और जो कविताएं हैं और जो चैप्टर्स आपके, उन सभी की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं और भी अच्छे तरीके से, तो आप जो ये वाली जो प्लेलिस्ट है, एक है हिंदी चैप्टर वाइज और एक है अव्यक्ति माध्यम। तो हिंदी चैप्टर वाइज में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये है आपकी हिंदी चैप्टर वाइज। तो जैसे गूंगे है 15 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए गए, ज्योतिबा फुले का है तो 15 मिनट में ये भी समझाया गया, खाना बदोश 15 मिनट में समझा दिया गया है। ठीक है। जाग तुझको दूर जाना, सवा को क्या सोच ले, इसको भी 18 मिनट में समझाया गया। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी भी अलग से जो सेपरेट वीडियोस होते हैं उनको भी हमने बना रखा है, तो उनको भी देखिएगा जाके। और इसी में ही आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा प्रतिवेदन, दृश्य लेखन, पटकथा, अविधि माध्यम, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अव्यक्ति माध्यम से संबंधित एमसीक्यू भी हैं और इसी प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी जो आपके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे संबंधित वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। जैसे जनसंचार माध्यम है, डायरी लेखन कला है, पत्रकारिता के विविध है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को ये चीज जो आपको बतानी थी। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो थी इसका हमारा मेन मोटिव था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप गाइस कि आप सभी को आज की जो वीडियो है हमारी वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक और भी आने वाले हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।